हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिलेज, ठीक है। उसके जो फंडामेंटल्स थी वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और फिर आज उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। तो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था जी? अदनान नवाज साहब। जी सर। क्या उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है डिस्टेंस रिले का? सर डिस्टेंस रिले सर जोन में होती है सर, एक मतलब अपना एक जोन सेट करके डिस्टेंस रिले, तो मतलब उस एक जोन के अंदर 80% 90% एक रिले उस जोन में उसकी रीच होती है, और 10 to 20% जो बैकअप पे कह सकते हैं, जोन बी जो होता है, जोन टू जो होता है, 10 to 20% उसका वो ले जाता है, और नेक्स्ट आगे तक वो जोन लेके जाता है सेकंड। ये तो सेटिंग बता रहे हो ना, सेटिंग का प्रिंसिपल बता रहा हूँ, वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ। फंडामेंटल वर्किंग प्रिंसिपल क्या है डिस्टेंस रिले का? वी और आई का सर जी, इनका मतलब डिफरेंस यानी कि एम्पीडेंस बेस पे होती है कि एक खास डिस्टेंस तक इसका एक एम्पीडेंस होता है, जब वो वेरी करता है तो उसके लिहाज से ये सेंस करती है, और ये रिफ्लेक्ट करती है या रिएक्ट करती है। सही, एग्जैक्टली, यानी कि इम्पिडेंस हम मेजर करते हैं और एक खास अगर जो डिस्टेंस तक हमने उसकी प्रोटेक्शन, प्राइमरी प्रोटेक्शन सेट करनी है, तो उसके थ्रेशोल्ड से हम कंपेयर करते हैं कि अगर उससे ज़्यादा है तो हमारे जोन में नहीं है, और अगर उस इम्पिडेंस से कम है तो हमारे जोन में है। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, साथ में मुझे ये ज़रा करेक्टरिस्टिक्स ज़रा समझा दें, ये करेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या समझ आ रहा है? दिस इज अ करेक्टरिस्टिक फॉर अ डिस्टेंस रिले, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए मुझे। ये बताएं कि ये क्या चीज़, ये डॉट किस लिए है और ये पॉइंट क्या एक्सप्लेन करता है, और इसके नॉर्मल व्हाट डज इट मीन बाय दिस लाइन? एक्सेल है सर, ये हमारे पास जो लाइन है, तो अगर फॉल्ट होता है तो ये हमारे पास इसकी जो वो होती है, मतलब स्लोप होती है, हाई होती है। और नॉर्मल ऑपरेशन में तो सर ये जो डॉट है नॉर्मल ऑपरेशन में चलता है साइड पे। सर मुझे इसकी खास इतनी मतलब अभी भूल गया हूँ, मैंने रिवाइज नहीं किया एक्चुअली, थोड़ा थोड़ा बस नहीं, आ रहा है माइंड। इसमें रटे की बात नहीं है, मतलब ये बताओ ना जरा, इसमें क्या मतलब, ये इस आर का, इस पॉइंट का मतलब क्या, ये कौन सा पॉइंट होगा? व्हाट वुड बी दिस पॉइंट? क्या एक्सप्लेन क्या कर रहा है ये पॉइंट? मतलब इस वक्त फॉल्ट नहीं है, नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त, मतलब कोई इम्पीडेंस इतनी हाई नहीं हुई जहाँ पे जाके वो रिएक्ट करती है रिले, मतलब नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है। अगर इस पॉइंट पे हमारा आ रहा है ग्राफ को। अच्छा चलो, ये बताओ क्या है। अगर अगर मतलब फॉल्ट रिएक्टिव नहीं है, इंडक्टिव कैपेसिटिव फॉल्ट नहीं है, तो फॉल्ट अगर रेजिस्टिव है, अगर ग्राउंड फॉल्ट फॉर एग्जांपल आ जाता है, तो इन केस ये मेरे ख्याल में वो कर रही है। और ये लाइन? ये वही ना सर, ये रेजिस्टर और जो रिएक्टेंस है, इसके मतलब अकॉर्डिंगली ग्राफ लाइन जो है जा रही है। अगर ये लाइन ज़्यादा रिएक्टिव होगी तो ये ज़्यादा मतलब स्लोप हाई है और ऊपर की तरफ जा रही है, और अदरवाइज नॉर्मल ऑपरेशन की तरफ आएगी। अगर टोटली रेजिस्टिव है तो रेजिस्टिव डॉट ऑलरेडी साइड की जाएगी लाइन। रिएक्टर और रेजिस्टेंस के हवाले से है सर। अगर ज़्यादा रिएक्टिव 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 फॉल्ट है तो वो लाइन स्कीप होगी ज़्यादा, अदरवाइज नॉर्मल ऑपरेशन की तरफ जाएगी, रजिस्टर डॉट हो अच्छा, जाएगी। बिलावल रजा जी, आप बताएं, एक्सप्लेन करें इस डायग्राम को। सर ये बेसिकली फॉल्ट इंडाइस कर रहा है एक पे नॉर्मल ऑपरेशन पे, तो यहाँ पे फॉल्ट आएगा नीचे, उसके बाद ये जो इंक्रीज कर रहा है फॉल्ट इन लाइन, ये जो आपके माउस है यहाँ पे फॉल्ट इन लाइन पे यहाँ शो होगा एक्स एन रेजिस्टिविटी फॉल्ट है। अदनान साहब जो बता रहे थे यही चीज बताना चाह रहा हूँ। नहीं, वो जो बताना चाह रहा है उसको छोड़ो, तो कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या बता रहा है। आप बताएं, आपको क्या समझ आया? अगर मैं पेपर में सवाल पूछ लूँ ये डायग्राम समझाओ मुझे, तो क्या समझाओगे?
सर ये पॉइंट क्या है, अभी मतलब सर रिवाइज कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें? रिवाइज की जरूरत ही नहीं है कि कॉमन सेंस है इसमें भाई। ये सर नॉर्मल क्या ऑपरेशन पे मतलब, ये क्या पॉइंट मतलब है। नॉर्मल ऑपरेशन का? एक सिस्टम स्टेबल है, कोई फॉल्ट नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। जब फॉल्ट आएगा तो फिर फॉल्ट ऑन द लाइन, इस ये जैसे इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉइंट आ रहा है ना, पॉइंट एक्सेल के पास, यहाँ पे फॉल्ट इन लाइन आएगा, और फिर नेक्स्ट तो लाइन एक में मिनट, वो मेरा थोड़ा सवाल सा समझ ऊपर लो। जाके वो फॉल्ट एक आएगा। मिनट और में नॉर्मल हौसला हौसला रखो, एक सवाल समझो कि डायग्राम है, ये डायग्राम एक्सप्लेन करने की, एक्स एक्सिस पे आर है, वाई एक्सिस पे एक्स है। पहले ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, और फिर सिस्टम बिहेवियर को उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेट किया गया। फिर ये मुझे बताओ कि उसमें नॉर्मल ऑपरेशन यहाँ पे क्यों पॉइंट आ रहा है, क्या बताना चाहता है ये पॉइंट। फिर ये मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब है रेजिस्टिव फॉल्ट का, और ये फिर लाइन का क्या मतलब है। और ये डायग्राम आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं, कोई नॉट अ प्रॉब्लम, इस डायग्राम से मुझे समझा सकते हैं। बताइए जी क्या सर। है नॉर्मल ऑपरेशन की, क्या कंडीशंस हैं, क्या समझ आ रहा है इस डायग्राम से? ZL is equal to RL plus JXL। सर समझ ही नहीं आ रहा मुझे। भाई जो डायग्राम सामने बनी है सिर्फ वो एक्सप्लेन कर दो ना मुझे। सर ये जो नॉर्मल ऑपरेशन है ना, तो यहाँ से लोड ZL लोड लगा हुआ है, ZL इक्वल है रेजिस्टिव लोड और प्लस XL आगे फुल, ये नॉर्मल कंडीशन में। फिर ये जो नेक्स्ट है मेटेलिक फॉल्ट, ये फॉल्ट यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है कि फॉल्ट होगा, मेटेलिक फॉल्ट होगा तो इस पॉइंट पे होगा अगर हो ZL। गया तो क्या मतलब, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो इफेक्ट क्या होगा सिस्टम में अगर फॉल्ट यहाँ आ गया तो? कट ऑफ हो जाएगा ना सर नॉर्मल। तो क्या क्या चीज एक्सप्लेन हो रही है यहाँ पे, बताएं मुझे। यहाँ पे आएगा कि लाइन के ऊपर आएगा, कहाँ पे आएगा फॉल्ट? फॉल्ट लाइन पे आएगा, ये फॉल्ट ऑन द लाइन पे ही आएगा सर। रेजिस्टिव फॉल्ट इस तरीके से है, जो फॉल्ट जो आ रहा है ये R1 पे ही आ रहा है, क्या ये RF है। जी हरीम आप बताइए, जी सर। एक्सप्लेन कीजिए सर इस ये जो डायग्राम को। मेटालिक फॉल्ट अगर हुआ है तो जो लोड इम्पीडेंस है वो हट गई है, वो ओपन सर्किट हो गया है। ओपन सर्किट हो और जाएगा? ओपन सर्किट में तो करंट जीरो नहीं होगा। मतलब सर फॉल्ट जो है वो, अच्छा हाँ, फॉल्ट कैसे होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा? चले दोबारा समझाएं मुझे, ये कैरेक्टरिस्टिक समझाएं, जी ये डायग्राम है बस एक्सप्लेन करते जाएं कि ये पॉइंट क्या मतलब है, इसकी सेटिंग्स क्या, ये डायग्राम ही सब कुछ है, सर बताएं। इसमें एक्स एक्सिस पे तो रेजिस्टेंस दी हुई है, वाई एक्सिस में इम्पीडेंस दी हुई है। किस चीज की, क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? मतलब आर और एक्स बिटवीन व्हाट, मतलब ऑफ व्हाट, मतलब किस चीज का आर ऑफ एक्स है ये? सर लोड का। सिस्टम का होगा ना, लोड का। चले हाँ ठीक है, लोड कर लें, सिस्टम कर लें, ठीक है। ठीक एज सीन फ्रॉम विच के पॉइंट, बाद as seen from which point we are measuring the impedances? सर लोड की तरफ से ही देख रहे हैं, फॉल्ट पॉइंट से। नो, रिले के पर्सपेक्ट से देख रहे हैं यहाँ पे। चले आगे बताएं, पॉइंट्स बताएं इसके, ये बताएं, ये तीन चीजें। ये एक मिनट सर। अच्छा चले, कोई मसला नहीं। फिदा एक्सप्लेन करें, जी सर। एक्सप्लेन कीजिए। सर इसमें जो सर फॉल्ट जो है सर, इसमें फॉल्ट डिस्टेंस कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द रिएक्टेंस। एक तो रिएक्टेंस के थ्रू जो है ना, हम इसमें फॉल्ट का जो डिस्टेंस है उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट जो है ना क्या मतलब, क्यों क्यों और एस्टिमेट करेंगे, ये दूसरा जो लाइन है है ना? सर इसमें क्या, एक मिनट इसको एक्सप्लेन करो, क्या मतलब एस्टिमेट फ्रॉम रिएक्टेंस, वाई, वाई ओनली रिएक्टेंस से हम उसको एस्टिमेट करते हैं, वाई नॉट आर? आर भी तो है, ये देखें, ये आर की वैल्यू से पॉइंट आपका चेंज हो रहा है ना।
So if you change in this direction, the resistance will be जी सर। changed. If you change in this direction, reactance will be changed. Then why reactance only? ये लाइन लगता गलत तो नहीं लिखी मैंने? नहीं सर, रेजिस्टेंस किस तरह चेंज हो रही है सर? क्यों रेजिस्टेंस चेंज रेजिस्टेंस हो रही है? किस तरह पहले change हो आपका रही है? नॉर्मल ऑपरेशन था, आपकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा थी, और फिर जब आपकी फॉल्ट आ गई तो रेजिस्टेंस हाँ आपकी जी, कम हो गई। तो रेजिस्टेंस तो फॉल्ट की प्राइमरी तरफ हम पार्ट जा नहीं रहे है हैं क्या? तो रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। हाँ तो बताइए वो आपने, हम यहाँ रिएक्टेंस क्यों ले रहे हैं सिर्फ? जी गलत लिखा है, ये गलत लिख दिया रेजिस्टेंस, लगता है। और रेजिस्टेंस तो सर हमारे उसमें है ना सर जी। जी यहाँ पे लेकिन रेजिस्ट ठीक हो लगेगा गया, सर रिएक्टेंस की जगह। चले मैं इस चीज को दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। इसमें कोई इतना, जी। इसमें से फंडामेंटल प्रिंसिपल या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेंस रिले है। ये कैरेक्टरिस्टिक विद इन द रिले आती है आपकी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके इस पॉइंट के ऊपर रिले लगी हुई है तो रिले सिस्टम की इम्पिडेंस को इन दिस डायरेक्शन कैसे देखती है। तो ये उसकी इम्पिडेंस की जो दो पार्ट होते हैं, रेजिस्टिव पार्ट और रिएक्टिव पार्ट, ठीक है। इस सिस्टम्स के पूरे सिस्टम्स की इम्पिडेंस को वो ऑब्जर्व कर रही है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ करंट एंड द वोल्टेजेस। अब जब आपके पास नॉर्मल ऑपरेशन है तो डोमिनेंट पार्ट आपका उसमें रेजिस्टिव पार्ट होता है, यानी कि एक्टिव पावर जो होती है वो डोमिनेंट होती है, ठीक है। अगर रेटेड पावर के ऊपर अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? P डिवाइडेड बाय P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर समथिंग है, Q स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई बाय U होता है इसमें शायद, ठीक है, कुछ ऐसे फार्मूला होता है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जब आपका एक्टिव पावर सिस्टम में जो कि नॉर्मल ऑपरेशन का पार्ट होता है तो उसमें रेजिस्टिव पार्ट डोमिनेंट होता है, उसमें ज्यादा होता है, और उसकी रिएक्टिव एलिमेंट कम होता है। So that's why we have a normal operation very far from this origin point. इस origin point का मतलब ये है कि जो रिले है और फॉल्ट का डिस्टेंस बहुत करीब है। अगर यहाँ पे फॉल्ट आता है और अगर यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है और यहाँ पे अगर मतलब doesn't matter if it is the fault at this point or this point, तो this means के फॉल्ट जो है वो अपने जो ओरिजिन पॉइंट है, रिले का पॉइंट, उससे बहुत दूर है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो डोमिनेंट इम्पिडेंस है वो लोड की है, और लोड की जो डोमिनेंट इम्पिडेंस है वो हमारे पास हम डिटरमाइन करते हैं कि आर और एक्स के प्लॉट के ऊपर कहाँ है, ताकि हम अपने रिले की सेटिंग कर सकें। यानी कि दिस वुड बी द पोर्शन व्हेन आवर रिले शुड ट्रिप। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑपरेशन। जब आपके पास प्योर मेटेलिक फॉल्ट आता है, प्योर मेटेलिक फॉल्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया और ये शॉर्ट सर्किट है, लोड आपका बाईपास हो गया, तो करंट का पाथ आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें जो इम्पिडेंस है, जो डोमिनेंट इम्पिडेंस है, वो ट्रांसमिशन लाइन की इम्पिडेंस है। अब हम इसको सिर्फ फॉल्ट को मूव करें लाइन के ऊपर, सिर्फ लाइन के ऊपर, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर मूव हो रही है, तो हमारे पास जो लाइन इम्पिडेंस है वो तकरीबन लीनियर है, ठीक है। उसका R बाय एक्स रेशो, जो इस लाइन का जो स्लोप है, वो R बाय एक्स या X बाय R रेशो से पता चलता है। देखो दिस इज द लाइन इम्पिडेंस, यानी कि स्लोप ऑफ अ लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, स्लोप ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन आप इसको कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ऑफ, अगर फॉल्ट का मूवमेंट हम करें डिस्टेंस के प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम दिस रिले पॉइंट, कि अगर यहाँ से हम मूव करना शुरू करें, फॉर एग्जांपल फॉल्ट पहले यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ पे आ गया, यानी कि फॉल्ट हम मूव करते जाएं जस्ट टू एनालाइज, तो आपका ये डॉट पॉइंट है, यानी कि इस लाइन के ऊपर मूव करेगा अप एंड डाउन, इस तरीके से कह लें, डिपेंडिंग के किस लोकेशन के ऊपर लाइन के ऊपर आया है, यानी लाइन के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर आपका फॉल्ट आ गया, ठीक हो गया। यानी कि लाइन आपको रिप्रेजेंट करती है कि ट्रांसमिशन लाइन की इम्पिडेंस है, और इसकी फॉल्ट यानी कि उसकी स्लोप को भी रिप्रेजेंट कर, यानी कि स्लोप भी इसका लाइन के स्लोप से पता चलेगा एक्स बाय आर से। उसके बाद सिर्फ जो फॉल्ट होते हैं, इसमें जो डिफरेंशिएट किया था नेक्स्ट स्टेप के, फॉर एग्जांपल चले एक पॉइंट और बता दें कि इसमें ये बता देता हूँ, इसमें ये देखें कि जो लाइन है, लाइन में जो रिएक्टेंस है,
वो डोमिनेंट होती है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस के। नॉर्मली जो आपके ट्रांसमिशन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसमें आपके पास डिस्टेंस रिले इस्तेमाल होती है, और उसकी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो आर की वैल्यू होती है बहुत कम होती है। तो इस वजह से देखें इसका जो एंगल है इट इज क्वाइट लार्ज। अभी हम न्यूमेरिकल में भी देखेंगे हमारा एंगल जो होगा वो 80 डिग्री या 90 डिग्री के करीब करीब होगा। इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री के करीब होने का मतलब क्या है कि ये इसमें मोर पार्ट रिएक्टेंस का है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस का। इस वजह से अगर सिंपलीफाई एल्गोरिथम अप्लाई करना है तो आप सिर्फ रिएक्टेंस को यूज करके भी फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन इट गिव यू एक्सक्यूज मी एक्यूरेट। सर, जी सर अगर रेजिस्टेंस कम होती है तो फिर रेजिस्टिव फॉल्ट आता कैसे है? रेजिस्टिव फॉल्ट का मतलब ये है कि कोई चीज, मतलब आपके पास डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं हुई वायर, बीच में कोई दरख्त है या कोई टावर है या कोई कोई और एलिमेंट आ गया बीच में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेजिस्टिव एलिमेंट। अगर ये ठीक है सर। ग्राउंड के साथ या न्यूट्रल के साथ डायरेक्टली फॉल्ट आएगा तो ये मेटेलिक फॉल्ट होगा। अगर ये ग्राउंड के साथ डायरेक्टली फॉल्ट नहीं आता तो वो मेटेलिक फॉल्ट नहीं होता, उसमें रेजिस्टेंस पाई जाती है। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है। तो इसमें ये वाली बात इस वजह से की गई थी कि एस्टिमेटेड, अमूमन एस्टिमेट किया जाता है फॉर फास्ट, लेकिन लाजमी नहीं है। इन एक्चुअल इन्वायरमेंट में हम या एक्चुअल मेजरमेंट में हम रेजिस्टिव पार्ट भी मेजर करते हैं। अच्छा, उसकी एक और वजह भी है कि अगर ये हमारे पास मेटेलिक फॉल्ट भी है या एज कंपेयर टू रेजिस्टिव फॉल्ट में अगर बात करें, अगर रेजिस्टिव फॉल्ट आ जाएगा या फॉर एग्जांपल सिंगल फेस टू फॉल्ट या ग्राउंड के प्रोस्पेक्ट से ग्राउंड इम्पिडेंस भी अगर लगी होती है, अगर जो दूसरी बात आप कर रही है ना रेजिस्टिव की, कि फॉर एग्जांपल सिंगल फेस फॉल्ट है, मैंने आपको न्यूट्रल पॉइंट के शायद बताया होना हो, यहाँ पे अगर वाई कनेक्शन है तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगी होती है, ठीक है, न्यूट्रल हैंडरिंग के लिए। तो बाज़ दफ़ा यहाँ पर रिएक्टेंस होती है फॉर लो वोल्टेज सिस्टम, एंड फॉर हाई वोल्टेज सिस्टम आई थिंक वी हैव आर, ये देखना पड़ेगा, मतलब बाज़ जगह यहाँ पे आर भी आता है। तो सिंगल फेस फॉल्ट की कंडीशन में तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है एप्लीकेबल हो जाती है उस सूरत में। लगी होती जी सर, जो पावर प्लांट से बड़े सर जिस हाँ जी, पावर प्लांट्स वगैरह में जोन जितने भी इसमें, ठीक है, उससे ये होता है कि ये एक्स की जो लीनियर, या आप कह सकते हैं ना ये स्लोप ऑफ अ लाइन, ये चेंज हो जाती है, आर आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये आर वेरिएबल है, कोई इसको हम इसको लीनियर नहीं कह सकते कि इस जस्ट लाइक इस इन दिस केस, क्योंकि हमें नहीं मालूम वो किस मैग्नीट्यूड का फॉल्ट होगा और किस पॉइंट के ऊपर होगा। तो दैट्स व्हाई वी डू नॉट ड्रॉ द लाइन ओवर हेयर, यानी हम इसको लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते बिकॉज इट मे कम और इट मे नॉट कम। ठीक है, तो हमें ये थोड़ा सा जब जोन हम डिफाइन करते हैं यानी कि जस्ट लाइक दिस, ठीक है, तो हम ये जो पार्ट अलग ऐड ऑन करते हैं ये रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए भी कंसीडर करके ऐड ऑन करते हैं। वो आज की न्यूमेरिकल में थोड़ा सा देख लेंगे किस तरीके से क्या होता है। तो दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेंस रिले। अच्छा, अब इसी में जो अनदर बेसिक पॉइंट है फंडामेंटल, वो है जोन का, जोन सिलेक्शन या सेटिंग, इसको अगर आप कह सकते हैं। तो अब जरा मुझे इस डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिए। जी अदनान बताइए, बल्कि नया बच्चे कौन आया, एक मिनट रुक जाए। शर्जील, शर्जील जरार साहब, ये जरा मुझे एक्सप्लेन करो कि डायग्राम एक्सप्लेन कर दो थोड़े से। जी शर्जील, आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी यार, ये एक्सप्लेन करो मुझे डायग्राम। जोन प्रिंसिपल है इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, डिस्टेंस रिले की जोन सेटिंग एक्सप्लेन की गई है, तो थोड़ा मुझे इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। व्हाट डज इट, दिस जोन डायग्राम अगर आपको क्लियर है, थोड़ी नजर आ रही है कि नहीं? ये टाइम ग्रेडिंग सिस्टम और फिर ये डायग्राम है जो इसकी कोरस्पोंडेंस डायग्राम है। जी बताइए।
कुछ बता दो यार, जो आता है वो बता दो। सर अभी तो कुछ नहीं समझ आ रही है, याद आ रही है अभी सर, मैं अभी नहीं हुआ था क्लास में। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे ही जो जो समझ, डायग्राम को देख के क्या समझ आ रहा है, मतलब कोई लॉजिक लगा लो, रटे की बात नहीं है। जी जी। बताएं मुझे क्या है जोन। चलें ये पिछली डायग्राम ले ले, सिंपल वाली। इस डायग्राम की एक यस सर। कैरेक्टरिस्टिक है, ये बता दे मुझे सेटिंग किस तरीके से की जाती है। सर ये अभी नहीं आ रही। अशर, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अशर जी सर। बताओ, एक्सप्लेन करो। सर ये इसमें अ, ये एक्स वन वाली जो जोन है ना, इसमें हम लेते हैं 80 to 90% अगर लाइन की रिएक्टेंस होती है। और फॉर एग्जांपल हमने रिले लगाई हुई है और उसमें 80 to 90% आपकी रिएक्टेंस आ रही है, लाइन रिएक्टेंस। तो उसके अंदर अगर वैल्यू आ रही होती है तो हम 80 to 90% के अंदर वैल्यू आ रही होती है तो हम वो वाली रिले ट्रिप कर जाती है उस जोन की। हम्म। और अगर इसी इसी तरह रेजिस्टेंस के साथ होता है, लेकिन रेजिस्टेंस में हम रिजर्व रेजिस्टेंस भी रखते हैं, जिसमें ये आपका जब रेजिस्टिव फॉल्ट आता है, जैसे कोई दरख्त वगैरह गिर जाता है, तो उसके अंदर हम रिजर्व रेजिस्टेंस भी रखते हैं। तो फिर ये इसलिए जो R1 शो किया हुआ है ना, इधर तक हम इसको लेते हैं अगर फर्स्ट जोन में आ रही है तो। इन दोनों में फर्क क्या है? R1E सर, R1E मेरे ख्याल से वो है जो रेजिस्टिव फॉल्ट जब आता है। वो तो इधर भी आ सकता है, R1 में भी आ सकता है। ये एस्टिमेट किया हुआ है ना R1E, ये तो रेजिस्टिव फॉल्ट का है। बाकी ये R1 जो है, ये नॉर्मल लाइन जब लाइन रिएक्टेंस पे, लाइन पे जब फॉल्ट आएगा उसका है। ये R1E है शायद, ये ये जब थ्री फेस का रेजिस्टिव है, फॉल्ट। ये थ्री फेस का है विदाउट अच्छा वो ग्राउंड। सिंगल। दिस इज विदाउट विद ग्राउंड। सही 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 दिस इज सही। विद ग्राउंड, विद ग्राउंड, और दिस इज विदाउट ग्राउंड। डबल फेस फॉल्ट विदाउट ग्राउंड, यानी जितने भी हैं विदाउट ग्राउंड के साथ है। दिस इज ई विद द सर ग्राउंड। अर्थिंग को शो करेगा। अर्थ के ई साथ। जो लिखा। ये सिंगल फेस टू अर्थ फॉल्ट है। ओके सर। ठीक हो गया। और अशर ये जरा समझाओ, प्रिंसिपल समझाओ इस डायग्राम का। ट्रिपल फर्स्ट जोन सर। अच्छा इसमें ये शो किया हुआ है, ये इधर अगर जैसे पिछली डायग्राम में बताया था ना कि अगर 80 to 90% के बीच में ही कोई रिएक्टेंस आ रही हो, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो फॉल्ट लोकेशन उन्होंने शो की हुई है, इधर हम्म। फॉल्ट आ रहा है, तो ये फर्स्ट वाली जो रिले ट्रिप कर जाएगी। अच्छा, और इसकी सेटिंग कैसे होगी सेकंड वाले की? सेकंड वाले की अगर 80 to 90% के बियॉन्ड कोई अगर रेजिस्टेंस आ रही है, तो फिर हम उसके हिसाब से वो दूसरी वाली रिले की सेटिंग करेंगे, जो आगे वाली रिले है, अगर उससे बियॉन्ड आ रही है तो। इम्पिडेंस कौन सी लेंगे, इसकी लेंगे इसकी लेंगे, किस क्या प्रिंसिपल लेंगे, क्या है इम्पिडेंस लेने का? दूसरी रिले के लिए, जोन 2 के लिए। जोन 2 के लिए सर, रिले ये जो एक ही ऊपर। उसके जोन 2 है, दो जोन है। जी जी सर, ये ऊपर वाली जो बस बार है इसकी लेंगे। शॉर्टेस्ट का कोई है, शॉर्टेस्ट लाइन का उसका क्या कोई प्रिंसिपल है? अ, एक ये मिनट वाली डायग्राम क्या कहती है? जोन 1 ये है, जोन 2। अच्छा जी सर, यस सर, ये शॉर्टेस्ट का ही बता रही है। ये जोन 1 जो है ना, उसका शॉर्टेस्ट बात है, मतलब दूसरी दूसरी बस बार जब स्टार्ट होगी ना, उससे 15% पहले तक वो जोन 1 काम करेगी। फिर जोन 2 जब तक काम करेगी कि 15% वो पिछली वाली बस बार का, और ग्रेटर देन उस 15 डिपेंड होगा। क्या कह रहे हो? सही कह रहे जी हैं फिदा आप बताएं। सर। ये जो जोन 1 है ना सर,
यहाँ तक इसने बताया कि ये 15% से अगर लेस होगा या 15% के इक्वल होगा तब तो जोन 1 करेगा। अगर 15% से ग्रेटर हो जाती है रिएक्टेंस तो तब जो है ना जोन 2 जो होगी उसकी डिले एक्टिव होगी। इसी तरह फिर अगर हम जोन 3 में जाएंगे तो ये मतलब उसकी अलग से एक लिमिट सेट क्या करेंगे मतलब सर स्मॉलेस्ट रिएक्टेंस की की। बात, तो स्मॉलेस्ट वाली बात तो क्लियर की नहीं आपने। ये है ना सर नीचे 15% x1 वाला। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट सर कम से कम जो रिएक्टेंस होगी ना उसको सर वो फॉलो करेगा। जैसे उस पिछली डायग्राम में था ना, एक ऊपर लाइन थी और एक उसके नीचे थी सर। जो बिलो थी उसकी जो कम से कम रिएक्टेंस वाली होगी सर उसको फॉलो करके वो जो ट्रिप रिले होगी वो ट्रिप होगी। तो फिर इस बड़ी वाली का क्या होगा? ये तो फिर जोन 3 में आ रही है ना सर। नहीं वो बड़े वाली तो फिर सर जब रिले उसको कट करेगी तो साफ जाहिर है फिर कट ही हो जाएगा। क्या कट हो जाएगा? रिले सर रिले अपना जब फंक्शन दोनों की एक ही रिले थी ना सर, बड़ी लाइन की भी और छोटी लाइन की भी। सर वो वाली डायग्राम निकालें सर उसमें है। अच्छा जी, यहाँ पे जोन की सेटिंग्स कुछ इस तरीके से थी कि जो फर्स्ट जोन है उसको हम, जो प्रोटेक्टेड लाइन है, जो प्राइमरी प्रोटेक्शन जिसके लिए हमने करनी है वो दिस ट्रांसमिशन लाइन की है। तो हम जो प्राइमरी प्रोटेक्शन जो हम जोन 1 की जो सेट करते हैं वो बेसिकली इस लाइन के 80%, उसकी 80 to 90% लेंथ को कवर करते हैं, इसको 100% कवर नहीं करते। उसके रीजंस यही थे कि कोई मेजरमेंट एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो करंट एस्टिमेशन या वोल्टेज एस्टिमेशन के लिए अगर हमने करना होता है तो उसकी वजह से हम उसमें जो एरर आ सकते हैं, टॉलरेंस यहाँ पे कुछ जितनी दूर होगी, यानी कि सेकंड लाइन के डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा कि इस लाइन के ऊपर है कि सेकंड लाइन के ऊपर फॉल्ट है। तो उस एरर को रिमूव करने के लिए हम सिर्फ 80% तक की प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन जब जोन 2 आता है तो जोन 2 में इसी रिले को 100% प्रोटेक्शन लाइन करनी होती है, और बाज मतलब सिर्फ 100% तो लाजमी है, उसके अलावा एटलीस्ट 20% अबव आप जो है जो दूसरी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनको कवर अप करना होता है। लेकिन साथ में इनका ये भी रूल होता है कि जो आपकी एडजस्टिंग लाइन है, यानी कि ये वाली जो लाइन है, इसको 50% से ज़्यादा जो है वो आप उसकी इम्पिडेंस जो है वो कवर अप ना करें। ठीक है, एक बाज रूल ये भी है, और ऑब्वियसली इसको 100% भी हमने कवर अप नहीं करना होता जोन 2 से। अच्छा, अब इसमें ये देखा जाता है कि आपने लॉन्गेस्ट ट्रांसमिशन लाइन लेनी है कि शॉर्टेस्ट लेनी है। तो इस केस में हमारे पास जो स्मॉलेस्ट रिएक्टेंस है, यानी कि जो शॉर्टेस्ट लाइन है, हम उस लाइन को कंपेयर करते हैं। मसलन यहाँ पर जो एक फार्मूला दिया हुआ है, तकरीबन आपका फुल जो जोन 2 की जो सेटिंग है वो तकरीबन आपकी 100% है इस ट्रांसमिशन लाइन की, और 85% अगर आप कहें कि इस सेकंड ट्रांसमिशन लाइन की जो स्मॉलेस्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम कवर अप करेंगे। लेकिन अगेन इसमें हम 90% टॉलरेंस ऐड अप करते हैं, 10% टॉलरेंस, ताकि वो जो मेजरमेंट एरर्स जो हैं वो कवर अप हो। तो अल्टीमेटली जो आपकी जो एटलीस्ट जो कैलकुलेशन हो रही है इस फार्मूले के तहत, वो आपकी जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है उसके 1.15% जो है वो कवर अप करती है। ठीक हो गया? सर अच्छा, अब इसमें सिंपल रूल याद रख लें कि जब जोन 2 होगा तो वो हमने उसको एटलीस्ट 20% से ज़्यादा कवर अप करना है प्रोटेक्टिव लाइन से। ठीक है, ये प्राइमरी प्रोटेक्शन है उसकी 20% से ज़्यादा करना है, और हमने ये कोशिश करनी है कि जो एडजस्टेंट लाइन है उसकी 50% से ज़्यादा ना हो। ठीक है, लेकिन जब जोन 3 आ जाएगा तो उसमें जोन 3 के अंदर जो बाकी जो एडजस्टेंट लाइन है जो स्मॉलेस्ट है उसको आप जो है 100% कवर अप करेंगे जोन 3 में। नॉर्मली एक रिले जोन 1 2 3 अप टू 5 to 6 जोन तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने शायद आगे बताया था जोन 3 जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल तक कवर करता है। जोन 4 में आप बैकवर्ड भी कवर कर सकते हैं।
तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिले के कितने जोन्स आप उसमें सेटिंग करनी है। सर ठीक है क्वेश्चन। जी बताएं। सर ये जो आप कह रहे हैं कि अगर हम जोन 2 लेते हैं तो उसमें अगली जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका 50% तक तकरीबन हमें कवर करना है, ठीक है। हाँ अब जी शॉर्टेस्ट लाइन अगर मौजूद नहीं है या या ये कहें कि सारी लाइन सेम उसमें है, लेंथ में है, या एक ही लाइन मौजूद है, शॉर्टेस्ट लाइन नहीं है, तो क्या हम जोन 2 को जोन 3 की तरह ही लेंगे, मतलब 100% ले नहीं नहीं लेंगे? नहीं नहीं, वो वही 50% रूल होगा। सर मतलब सिंपल एक शॉर्टेस्ट, लाइन है तो उस डिसीजन आसान हो गया ना आपका, आपको भी ठीक कंपेयर है नहीं, ठीक है, वो वाली बात है ना। वो तो समझ आ प्रॉब्लम गया आती सर, है जब मतलब मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी, तो उसमें से आप कौन सा चूज करेंगे, तो वो शॉर्टेस्ट का आप कंसिडर करेंगे। इन केस एक ही लाइन है तो फिर हम वही होगी 50% का रूल हाँ, लगा देंगे, ठीक। 50% से कम होनी चाहिए, 50% उस लाइन की 50% से कम होना चाहिए। और जो जोन 1 के जो मेन प्रोटेक्टिव लाइन है उसका एटलीस्ट 20% अब तक होना चाहिए। समझ आ गई, समझ आ गई, थैंक ठीक यू है, सर। अच्छा सर जी एक चीज़ मुझे भी पूछनी है सर। ये बताएं। सर वही लास्ट डायग्राम में सर। जी बताएं यार, आपके नॉइज बहुत आ रही है पीछे माइक से। क्यों आ रही है सर? आज तो जी नहीं बताएं। आ रही है सर। इसके अंदर ना अभी जैसे जो जोन 3 के नीचे जो छोटी लाइन थी, जो स्मॉल लाइन थी, उसमें उसमें आपने कहा था कि इसका 50% जो जोन 2 है उसके अंदर आना चाहिए। तो अब इसकी जो जोन 3 जब हम इसे लेंगे तो ये स्मॉल वाली लाइन तो ये तो सारी की सारी कवर हो गई उसके अंदर। जी तो तो जोन 3 में तो कवर करनी है ना 100%, नहीं करें क्या? 100% कर करेंगे। नहीं, सवाल क्या समझ नहीं आया कि जोन 3 में कवर मैं ये कह नहीं रहा होनी हूँ अगर चाहिए? स्मॉल, मैं ये कह रहा हूँ सर स्मॉल लाइन अगर सारी कवर हो गई है तो फिर जो दूसरा हिस्सा जो बच गया जोन 3 का तो वो जोन 4 में चला साइड, जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है चलो, ठीक है। चले, ये सारी बातें यही थी, इतना इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा आज इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें कैलकुलेशन आप साथ साथ परफॉर्म करते जाइएगा और मुझे फिर बताइएगा क्या इसके रिजल्ट्स क्या हैं। अच्छा सर्किट देख लें, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्रिड है या आपके क्यों कह लें जो सोर्स है, ठीक है, एंड वी हैव ट्रांसमिशन लाइन, मतलब दो ट्रांसमिशन लाइन है, एक 100 किलोमीटर की है और एक 60 किलोमीटर की उसकी लेंथ है। So we have three substation, we can say ABC substation, XYZ and PQR. Okay. अच्छा जी, यहाँ हमने एक रिले कनेक्ट की गई है एट दिस पॉइंट, यानी सब स्टेशन ABC के ऊपर है। तो प्राइमरीली हमने जो 100 किलोमीटर की जो लेंथ है, ऑब्वियसली ये इसके लिए मेन प्रोटेक्शन है, जो जोन 1 जो है वो 100 किलोमीटर का आएगा, कि फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर के ऊपर अगर कहीं फॉल्ट आता है तो ये आपकी ये जो प्राइमरी रिले है ये दे शुड बी ट्रिप्ड। अच्छा जी, जो करंट सेंसर इसमें कनेक्टेड है वो आपका 1000 टू 1 एम्पेयर है, मतलब इसके रेटेड पैरामीटर्स गिवन है। और वोल्टेज लेवल जो सॉरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स हैं वो 230 केवी से लेकर 110 वोल्ट तक का ट्रांसफार्मर है। इसमें सोर्स इम्पिडेंस की जो दो पावर दी है, एक तो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ गिवन है 5000 MVA और इसकी जो मिनिमम है 2000 MVA इसकी शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ है। दोनों जो ट्रांसमिशन लाइन है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है, यानी कि जो टाइप कह लें या कंडक्टर की वैल्यू कह लें, तो इसकी जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस है दोनों ट्रांसमिशन लाइन में जो वो आती है 0.089 प्लस जे 0.476 ओम्स पर किलोमीटर, और जो जीरो सीक्वेंस इसकी इम्पिडेंस है वो आपकी 0.426 प्लस जे 1.576 ओम पर किलोमीटर। अब हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है कि इसमें जो जोन 1, 2 और 3 की सेटिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है, 1 और 2 तक देख लेंगे, 3 तक भी है। और उसमें फिर हमने ये देखना है कि इसमें जो जो टॉलरेंस देनी है रेजिस्टिव फॉल्ट के लिए, और अगर सिंगल फेज फॉल्ट है उसके लिए सेटिंग किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया? एक चीज सर बता, जी बताएं। सर ये जो आपने ये जो रिले लगी हुई है इसके अंदर करंट रेटिंग 1000
1000/1 है और जो वोल्टेज रेटिंग है सर ये 110 वोल्ट दिखा रहा है सर, ये पीटी तो नहीं है? 110 वोल्ट से दोनों आरएमएस वैल्यूज हैं। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कंपनसेशन होती है, वही रेजिडुअल कंपनसेशन, जो कि ग्राउंड कंपनसेशन के लिहाज से हम कहते हैं। उसमें ये है कि द रिले यूज्ड आर कैलिब्रेटेड इन टर्म ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस ऑफ द प्रोटेक्शन लाइन। ठीक है, ये एक पॉइंट है कि हमने रिले को जो कैलिब्रेट किया है वो पॉजिटिव सीक्वेंस के लिहाज से किया है। Since the zero sequence impedance of the line between substation ABC and XYZ is different from the positive sequence impedance, the impedance seen by the relay in the case of an earth fault involving the passage of zero sequence current will be different to that seen from the phase fault. तो अब इसमें इश्यू ये है कि हमारे पास चूंकि यहाँ पे फेज की इम्पिडेंस, यहाँ पे देख लें फेज इम्पिडेंस और जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस दोनों डिफरेंट हैं। तो यानी कि सिंगल फेज फॉल्ट अगर सिस्टम में आएगा तो हमारा जो रिले है वो डिफरेंट इम्पिडेंस मेजर करेगा एज कंपेयर टू फेज फॉल्ट। ठीक है, सो वी हैव टू कंसिडर दैट पार्ट एज वेल। Hence the earth fault reach of the relay requires zero sequence composition भी हमने उसमें ऐड करनी है। उसका कुछ फार्मूला है, ये मैंने आपको फार्मूला ड्राइव किस तरह हुआ उसको रहने दे, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। डायरेक्ट आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। फॉर द रिले यूज दिस एडजस्टमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द रेजिडुअल और न्यूट्रल कंपोजिशन फॉर फैक्टर के। इसमें ये आप यूं कह लें कि ये फैक्टर जो है हम उसको अप्लाई करेंगे जो इस न्यूमेरिकल के लिए है। तो उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस है माइनस पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ जीरो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस और हम उसका मोड ले लेते हैं। इसी तरीके से जो इसका जो एंगल में इफेक्ट आएगा, जो एंगल होगा जीरो सीक्वेंस का माइनस पॉजिटिव सीक्वेंस डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस। तो अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की पॉजिटिव कैलकुलेट करें, अभी यहाँ पे 100 इसके किलोमीटर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इस वजह से नहीं है कि ऊपर भी किलोमीटर में अगर आएगा तो नीचे भी किलोमीटर में आएगा तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन मतलब अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस हमें पास गिवन है 0.089 प्लस जे 0.476 ओम और जीरो सीक्वेंस की आपके पास 0.426 प्लस जे 1.576 है। ये दोनों वैल्यूज आप इसमें इंसर्ट करें तो आपके पास जो कंपनसेशन फैक्टर है वो कैलकुलेट आके आ जाएगा कुछ इस तरीके से।